जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करने हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान के अंदर एक नए सदर आए हैं। तार साहब, कहा जा रहा है वो हार्ट सर्जन है, वो डॉक्टर हैं। और ईरानी लोगों ने एक डॉक्टर को, एक हार्ट सर्जन को, जो कि पहले ईरान के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, उनको चुना है, जिनकी कोई सियासी फैमिली नहीं है। तार साहब, पाकिस्तान में हमारे लोग क्यों ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को, जो वाकई मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, उनको नहीं चुनते? हम क्यों सिर्फ अमीरों को चुनते हैं? क्यों सिर्फ हम जो है उन लोगों को चुनते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जो V8 में होते हैं, जिनके प्रोटोकॉल होते हैं? ऐसे लोगों को पाकिस्तान में क्यों नहीं चुना जाता है? ऐसी क्या वजह है? पहले तो इस पर बात करनी है, और फिर तारड़ साहब ऋषि सोनक पे भी बात करनी है, और SCO पे डॉक्टर जयशंकर ने कुछ बातें की, उस पर भी बात करनी है। तो पहले काइंडली ये बताएं, हम क्यों ऐसे लोगों को नहीं चुनते जो पढ़े लिखे हैं, और हम वही मरूसी सियासत को ही क्यों चुनते हैं, जो हेरिडेटरी पॉलिटिक्स जिसे आप कहते हैं? चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस पे मेरा ज्यादा फोकस इस बात पे होगा कि अगर हम दो चीजों पे, एक तो हिस्ट्री, ईरान फारसा एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उनकी, एक डायनेस्टी है, एक उनका दुनिया के वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उनकी कंट्रीब्यूशन है, आज से नहीं है सदियों से है। और उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा कि आपका माजी क्या है। आपके माजी में भी कुछ नहीं है, मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि दर हकीकत मेरा ख्याल है इसमें मैटर DNA का है। मैं जो इस पर ब्लेम करूंगा उसकी वजह यह है कि चीमा साहब देखें, ईरान ने आज तक IMF की जरूरत उनको नहीं पड़ी। पूरी दुनिया ने उनका घेराव किया था सैंक्शंस के साथ, दे सर्वाइव्ड। उन्हें लग्जरी गुड्स की जरूरत नहीं थी, उन्हें इंपोर्टेड चॉकलेट और इंपोर्टेड आइसक्रीम और इंपोर्टेड गाड़ियों की जरूरत नहीं थी। उनके वजीर आजम, उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके हीरो उसी सरजमीन पर ही मरते हैं, उनकी कब्रें भी वही हैं। दर हकीकत आप जो हैं चीमा साहब, आपकी प्रायोरिटीज और है, आपकी बिल्कुल प्रायोरिटीज ही और है। आप दर हकीकत, मैं खुद समझने से बिल्कुल कासर हूं कि आप क्या हैं, आप हैं क्या। आप तालीम, अगर मैं तालीम पर, मैं तो तालीम पर नहीं जाता, उसकी वजह यह है कि आपके अंदर तालीम तो बहुत ज्यादा है, इसमें बल्कि जरूरत से ज्यादा है। मैं समझता हूं इतनी तालीम होनी नहीं चाहिए थी जितनी आपके पास है, जितनी आपके पास है, लेकिन सारा कुछ नेगेटिव है। आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं, वहां से आपके अंदर कौमियत नहीं डाली जा सकती, नेशनलिज्म नहीं डाला जा सकता। चीमा साहब, दर हकीकत आज देखें, इतने सैंक्शंस के बावजूद, इतना सारा कुछ सफर करने के बावजूद, ईरान अब एक ताकत है मिडिल ईस्ट में। उनका उनका इन्फ्लुएंस देखें कहां तक। कहते हैं प्रॉक्सी वॉर्स, प्रॉक्सीज उन्होंने बनाई है, कहां तक नहीं बनाई उन्होंने, कहां तक नहीं। उनका शाहिद ड्रोन जो है इस वक्त पूरी कहते हैं यूक्रेन में इज प्लेइंग डिसाइसिव रोल इन यूक्रेन वॉर, क्योंकि वो रशिया को सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका ने पूरा जोर लगाया उनकी रिजीम चेंज करने के लिए, वहां पे मिलियंस बिलियंस उन्होंने दिए लोगों को कि किसी तरीके से ईरान के अंदर जो है उनकी मर्जी की हुकूमत आए, लेकिन वो नहीं ला सके। अब आपका आपका बजट किसने बनाया है? अमेरिकन ने बनाया है, आपने खुद नहीं बनाया। ईरान एक इंडिपेंडेंट आजाद मुल्क है, आप आजाद मुल्क नहीं। ये डिफाइन किया जा सकता है कि यू आर नॉट फ्री। आप गुलाम क्यों हैं? आपके लंदन बेस्ड पाकिस्तानियों की वजह से आप गुलाम हैं। आप आज भी ब्रिटिश कॉलोनी है, अगर गौर से देखा जाए। यू हैव नो फ्रीडम। दूसरा, आप कहते हैं वोट डालना है। चीमा साहब देखें, मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि आज तक पाकिस्तान में फ्री इलेक्शन हुई नहीं। बड़े बड़े मुस्तनद जो स्कॉलर हैं उन्होंने भी कहा है कि शायद 70s में एक इलेक्शन फेयर हुए हों, वरना आपके माजी में अयूब के इलेक्शन, फातिमा जिन्ना के इलेक्शन, मुजीबुर रहमान के इलेक्शन, और उसके बाद इनको मैं इलेक्शन तो कहूंगा ही नहीं। खैर, दुख की बात यह है कि इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, लेकिन वो भी कमजोर है, वो भी कमजोर है। मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मुझे कई दफा तनकीद का निशाना बनाया गया है कि आप डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता था परवेज मुशर्रफ वाज अ गुड पर्सन। उसकी अब आज तक कोई खुल के अभी तक उनकी करप्शन की स्टोरियां बाहर नहीं आई हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा उन्होंने खुद लोगों ने की होगी उनके दौर में। वो खुद ही वाज नॉट अ करप्ट पर्सन, ही वाज नेशनलिस्ट। पहले पाकिस्तान का नारा सबसे पहले परवेज मुशर्रफ ने लगाया था,
लेकिन मुझे कई लोग इस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। मैं उनको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस को सारी जिंदगी पढ़ा है और आज भी पढ़ रहा हूं। जहां पे कौमें बेवकूफ हो, अनएजुकेटेड हो, अनसिविलाइज्ड हो, वहां पे उनके लिए सिर्फ दो रास्ते बनाए जाते हैं। सिंसियर मानार्की, सिंसियर मानार्की, बादशाह सिंसियर, या सिंसियर डिक्टेटरशिप। उनके पास कोई चॉइस नहीं होता तरक्की का। इसके अलावा आप उसी कैटेगरी में आते हैं कि आपको सिंसियर डिक्टेटरशिप की जरूरत है, इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब देखें आज की मिसाल, आप कहते हैं कि हमारे लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। आपके लोग अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट गवर्न करने की सलाहियत रखते हैं? आपके सूबे आज एक दूसरे के साथ देखें लड़ नहीं रहे हैं। मुझे एक बताएं, सिविलाइज कौम के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर जब ग्रिड स्टेशन, बिजली के ग्रिड स्टेशन पे अटैक करते हैं जाके, और उनको कहते हैं कि यहां बिजली, ये नहीं देखना कि बिजली यहां पे बिजली क्यों नहीं सप्लाई हो रही, बिजली चोरी हो रही है, उस पर तवज्जो नहीं है, और फिर लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। ग्रास रूट प्रॉब्लम को देखने के लिए, करप्शन को, चोरी को बचाने, उसकी तरफ सोचने से बजाय वो कहते हैं जी हमारा हीरो ये है, ये चारपाई डाल के ग्रिड स्टेशन पे बैठ गया। आपके आज जिस तरह सूबे एक दूसरे के साथ हालते जंग में हैं, आप अपने आप को गवर्न करने की सलाहियत रखते हैं? मेरे ख्याल में आप जहां ब्रिटिश आपको छोड़ के गए थे, जहां ट्रेनें जो बना गए थे, आप एक सिंगल रेलवे लाइन उसके बाद नहीं बना सके जब से ब्रिटिश गए। जब से ब्रिटिश ने वहां से डैम बनाने छोड़े हैं, 60s पे खड़े हैं आज भी आप वही खड़े, और आपकी जागने की कोई उम्मीद नहीं है। आपकी सर्वाइवल की जंग है इस वक्त। तरक्की तो बहुत दूर की, तरक्की तो आपने ख्वाबों में भी नहीं, ना कर सकते हैं ना करनी है। आपकी सर्वाइवल का इशू है। और आपके देखने वालों को यह भी बताऊंगा, दुनिया ने अब आपके नक्शे बनाने शुरू कर दिए हैं। दुनिया ने नक्शे कुछ कहते हैं कि 2030 तक आप दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां के आपके इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आपकी एक्सपायरी डेट इज 2030। तो चीमा साहब, और आपका आज भी तवज्जो नहीं है। आप मुझे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एससीओ की बात कर रहे थे आप, उस पर थोड़ी सी मैं उस पर बात करना चाहता हूं। एससीओ क्या है? एससीओ एक वीक फॉरेन पॉलिसी का वैक्यूम है। एससीओ सिर्फ और सिर्फ वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक वैक्यूम फुल करने के लिए एक एग्जिस्टेंस में आई है। और एससीओ रशिया और चाइना की अपनी एक टग वॉर है। मैं बल्कि यहां तक ये कहूंगा कि एससीओ जो है वो आपके वर्ल्ड रोड इनिशिएटिव का तोड़ है। पुतिन उसको, चाइना को कंट्रोल नहीं करने देना चाहता। अपनी खासकर जो उनकी बाल्टिक स्टेटें थी वहां तक वो नहीं आने देना चाहता। ये है एससीओ की सिचुएशन इस वक्त। दोनों कंट्रीज जो हैं वो वहां पे उसमें अपने प्रेशर वहां पे कर रहे हैं, और इसे यूजलेस, अगर मुझसे पूछा जाए तो मोदी साहब ने बिल्कुल ठीक किया, वहां नहीं गए। इसे यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन टू बिगिन विद, यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। और अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी होती ना, यहां पे सी पैक होना था, ना यहां पे ये एससीओ होनी थी, कुछ भी नहीं होना था। दुनिया का हर मसला इस वक्त अगर देखा जाए तो वो खत्म कहां पे होता है आके चीमा साहब? वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी पे होता है। वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर, इन्होंने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था जापान के ऊपर एटम बम फेंक कर, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब हाथों से स्लिप हो चुका है और दुनिया उस वैक्यूम को फिल करना चाहती है चीमा साहब। लेकिन ईरान एक कौम है। ईरान एक छोटा सा कंट्री होने के बाद देखें उनका इन्फ्लुएंस, इराक इस वक्त पूरा उनके कब्जे में है, सीरिया पूरा उनके कब्जे में है, लबनान उनके कब्जे में है, फलस्तीन उनके कब्जे में है। और इस वक्त उन्होंने घुटनों के बल करके सऊदी अरेबिया के साथ सुलह की है। ईरान का इन्फ्लुएंस आप सोच नहीं सकते। अमेरिकन जोर, एक वाहिद सुपर पावर थी, आज तो नहीं है, जोर लगाया उन्होंने पूरा ईरान को गिराने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन चीमा साहब, आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया इसलिए है, उस एससीओ में शहबाज शरीफ साहब का जाना बनता था सरकारी एक जहाजों के साथ भर के। एक बैंकरप्ट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को सूट करता था कि वो सूट टाई लगा के पहन के जाके पुतिन के सामने बैठ जाए वहां। और क्या
बाइलैटरल क्या करना था? बाइलैटरल आप हमेशा कहते हैं जी हम जा रहे, उसके बाद एक बयानिया हमेशा आता है आपके फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और आपके जो साथ फ्री जाते हैं जर्नलिस्ट जहाजों पर बैठ के, वो आप कहते बामी तावन की बातें की गई, मुल्क की सलामती की बातें की गई, इलाके के अंदर जो है उसकी जो बढ़ते हुए खराबी है उसके बारे में आपकी सलाहियत है ये सारी चीजें करने की। बामी किस चीज की बामी है? आप जाके आपने पेट से आपने कमीज उठाई है क्या जो रब दे ना ते को आटा दे दो, ये मांगा है आपने, और उन्होंने आटा दे दिया आपको, गंदम दे रहे हैं। दरअसल ये तो शर्म की बात नहीं है कि हम अपने आप को एक एग्रेरियन मुल्क कहते हैं और वो कहते हैं हम आपको आटा दे देते हैं। ये किस चीज की तारीफें कर रहे हैं वजीर आजम साहब के जी? चीमा साहब मुर्शिद पाक के दौर में शुगर स्कैंडल के ऊपर से कपड़ा उठाया था, फिर वापस डाल दिया गया था। उसके बाद ये आटा और चीनी, ये सारे ड्रामे जो आप करते हैं, ये आप लंदन में आप ऐसे ग्रो नहीं कर रहे हैं। आपने लंदन और जाके टोरंटो में जो आपके अफसरान और आपके ब्यूरोक्रेट और आपके जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं चट्ठे और सारे ये मेरा मकसद चीमा साहब इस तरह नहीं होता ना। ये कागजों में चीनी पता नहीं कहां कहां जाती है, फिर उन्हीं गोदामों में रहती है। आप मुझे ये बताया, आपने जो अफगानिस्तान में गंदम स्मगल की है सारी, जो पिछले सैलाब के फंड में आपने सिंध से जो सारी गंदम स्मगल की है, जिसको आपने कहा था ये पानी के सैलाब के पानी की वजह से सारी खराब हो चुकी है, वो किस तरह चलेगी वहां पे? आपने गंदम पहले बेची है, अफगान स्मगल की है, और अब आप कौम के खून पसीने की कमाई से वो गंदम आप रशिया से वापस खरीद रहे हैं। चीमा साहब, ये आप अगर जाती तौर पर मुझसे पूछें, आप जो कुछ भी आज हैं अपने अमाल की वजह से हैं, आप अपने करतूतों की वजह से, और आप संभल नहीं रहे हैं चीमा साहब। मैं मुसलसल कह रहा हूं, आप संभल नहीं रहे हैं। आप और कहते हथा दियां लाइयां गंढा दंदा ना खोलनियां पैणियां, खुलनियां नहीं है चीमा साहब, खुलनियां नहीं है। उसकी वजह है आज भी आप चल नहीं पा रहे हैं। आप अडयाला जेल को जेल ही नहीं बना पा रहे हैं, आपने तरक्की क्या करनी है? आप आज भी थर थर कांप रहे हैं अडयाला जेल से, आप थर थर। फिर आप कभी कहते हैं जी हमें अफगानिस्तान से बचाया जाए, हमें फलाम टीटीपी मार गई है, हमें दहशतगर्दी पे आपने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली है। कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म करो। इस तरह भी कभी हुआ है कि सारा दिन लौंडा लपाड़ा आपको चिथदा है, सारी दिहाड़ी सारे दिन आपको दबाता है। अब देख ले, आप नया तजर्बा हो रहा है चीमा साहब, आपका सोशल मीडिया सुना सारा बंद कर रहे हैं मुहर्रम के बहाने की वजह से, और ये गलत प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। इसको बार बार एक्सरसाइज किया जाएगा इसके बाद। ये बिल्कुल वैसे ही कहते हैं सर में दर्द है सर काट दिया जाए। लोगों से खबरें, लोगों से छुपाने से आप बच जाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी अदालतें फेल हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है, आप अकाउंटेबिलिटी कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप यू आर रन बाय माफियाज, आपको माफियाज चला रहे हैं। और मैं हैरान हूं इस बात पे कि दो आदमी जिनके ऊपर मुझे बड़ी सख्त उम्मीद थी, जिनके ऊपर मैं सोचता था ये पाकिस्तान को बचाएंगे, हमारे आर्मी चीफ साहब और हमारे चीफ जस्टिस साहब, दोनों उसमें हेल्पलेस नजर आ रहे हैं, पावरलेस नजर आ रहे हैं। अफसोस के बाद सिर्फ यही दो आदमी पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखते थे, दूसरा कोई ना इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को बचाने में और ना उनके पास पावर्स है। उनका पोर्टफोलियो ही नहीं है कि पाकिस्तान को बचा पाए कोई भी। और दूसरा, ये दुनिया सारी बीमार फिर रही है, मजहबी बीमार है। मैं इनको नॉर्मल बीमार नहीं कहता हूं। उसकी वजह यह है, वो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, मेरा ख्याल है कार्ल मार्क्स की ये वर्ड थी, उसने कहा कि रिलीजन इज ओपियम फॉर द पुअर पीपल। और इनको अमीर लोग जो है रोजाना वो ओपियम, जो रूलिंग एलीट है रोजाना वो ओपियम बना बना के उनको देती है, वो खा के नशे में है। इस वक्त हर चीज का जो हल कहते नहीं, कैदी 804 गाने नाकदा कोका फलाना टमकाना। चीमा साहब, इनको असलियत का नहीं पता। आज अगर 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, मुंह पर जा पाना उन्हें, मुंह पर कोई पॉलिसी नहीं, उसके पास कोई इंसान ही मौजूद नहीं है। उनके आपस की लड़ाइयां देखें, उसने सर्वाइवल के लिए वकीलों को टिकट दिए थे, अब वकील लड़ रहे हैं और दूसरे सारे लड़ रहे हैं। देखे रंगबाजी उनकी अपनी। ये लोग पाकिस्तान बचाएंगे? आप समझते हैं ये सलाहियत है इनके पास पाकिस्तान बचाने की? बल्कि मैं तो अब सीरियसली परेशान हूं कि आपका फ्यूचर क्या है चीमा साहब? आप कहां रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? मेरी सब आज अगर मुझसे पूछा जाए चीमा साहब पाकिस्तान को बचाने का तरीका क्या है, मैंने आपको सबसे पहले तो IMF को जवाब दिया, वी डोंट नीड योर मनी, अपने घर रहो, हमारा बजट ना बनाए, हमें बजट की जरूरत ही नहीं है।
बजट कहाँ है पाकिस्तान में? कैन यू अफोर्ड अ बजट? आप किस बजट को कहते हैं? आपके दिन में 3-3 दफा तो बिजली आपकी महंगी हो रही है, महीने में 4-4 दफा तो आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है। बजट किस चीज का बनाना है भाई? किस चीज को फोरकास्ट कर सकते हो? हाँ, जब तक आप अपने ईसीएल को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आवारा लोगों को और उनके बच्चों की नेशनलिटियां नहीं बंद करेंगे, आप बच नहीं पाएंगे। आपको बैन लगाना चाहिए दुबई की फ्लाइटों पे, आपको बैन लगाना चाहिए कि वहां से फ्लाइटें इंग्लैंड और अमेरिका ना जाए। आप जिस जगह पहुंच चुके हैं, आप यहां से त्यारे बंद हो जाने चाहिए दुबई जाना। और जिन जिन के और ये जो आपके घरों में घुस घुस के उठा के किसी का भाई उठा लेते हैं, किसी की मां उठा लेते हैं, फराडिये जो दुबई के प्लाजा के मालिक ने, इनको क्यों नहीं पकड़ते? हो किसी ने आज तक दुबई लीक्स निकला है, पनामा लीक पे तो बड़ा कुछ हो गया था ना, दुबई लीक्स पे आपने सुना कभी कोई बात? किसी के ऊपर चार्जेस देखे हैं आपने? जर्नलिस्ट ने खड़े होकर औरंगजेब साहब के मुंह पे कहा था कि आपको शटअप कॉल दी गई है दुबई लीक्स के बारे में बात करने की। कोई जवाब दिया उस बंदे ने? चीमा साहब, इस तरह नहीं होता है जिस तरह आप जो कर रहे हैं। ईरान के साथ कंपैरिजन आपका, मैं कहता हूं आपका कंपैरिजन इस वक्त स्वाय किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ जहां पे लूटमार है, जिस तरह कांगो है, जिस तरह जिबूती है, जिस तरह के उनके साथ कंपैरिजन होना चाहिए। ईरान एक बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़ी कौम है। चीमा साहब, इमाम खुमैनी ने, मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं एक चीज से बड़ा इंस्पायर्ड था। इमाम खुमैनी में प्रोज एंड कॉन्स, अच्छी और बुरी चीजें होती हैं। किसी ने जाके बीबीसी और ये वेस्टर्न, किसी ने, मैंने शायद पहले भी कहा था, बताया था, उन्होंने जाके सर्वे किया कि इमाम खुमैनी ने इकानमी तबाह कर दी है। तो किसी से, ईरानी से पूछा था तेहरान के बाजार के अंदर कि तुम्हारी तो इकानमी तबाह हो गई, तुम यहाँ टूटे बूटे किसी खोखे के ऊपर बैठ के चाय पी रहे हो, तो तुम्हें क्या फ्यूचर नजर आता है? तो उसने चीनी की डली उठा के उस बीबीसी के नुमाइंदे को दिखाई थी। उसने कहा था जो कुछ भी होगा, मुझे इस चीज की गारंटी है, मैं भी यही चाय की डली अपनी चाय में डाल रहा हूं और यही इमाम खुमैनी अपने हुजरे के अंदर डाल के पी रहा होगा। सो वी डोंट नीड इकोनॉमी। चीमा साहब, रियासत मदीना जो है ना, वो सिर्फ ख्यालों में नहीं बनती, करैक्टर से बनती है, करैक्टर से बनती है। चीमा साहब, इस तरह दुनिया में ये शर्मिंदगी है। मैं समझता हूं ईरान के साथ पाकिस्तान की कंपैरिजन करना पाकिस्तान की बेइज्जती है, ईरान की बेइज्जती नहीं है, पाकिस्तान की बेइज्जती है। आप माजी, जिन कौमों के माजी नहीं होते, उनके मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपका फ्यूचर देखना है तो अमीन गंडापुर से, अली अमीन गंडापुर की आप स्टडी कर लें। पूरी आपका क्या ख्याल है? अमेरिकन एम्बेसी, रशियन एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी अली अमीन गंडापुर के बयान नहीं पढ़ती रोज डेली बेस पे? आपने जो अगले दिन सवात के अंदर एक बंदे को जिंदा जलाया, आपका क्या ख्याल है? आपकी एम्बेसियां उनको नहीं देख रही है? आप जिस फनेटिकिज्म की तरफ आप ले गए इस कंट्री को, क्या ख्याल है? आप दुनिया के लिए खतरा नहीं बन रहे हैं? आप एसईओ के अंदर आप देखें, आपका जाना बनता था। उन्होंने उनके 3 उनको बयानिया था आखिर में उन्होंने दिया, उसमें एक दहशतगर्दी है। अब वो दहशतगर्दी आपके गले पड़ चुकी जिसकी आप पहले बात कर रहे थे, लेकिन आप दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप फाउंडर हैं उसके। आपने मैन्युफैक्चर की है दहशतगर्दी दुनिया के लिए, किस तरह आप बताएंगे? आपने तो तालिबान बनाया ना अमेरिका के साथ मिलकर, दहशतगर्दी तो नहीं ना हमने फाउंड में। अमेरिका से पैसे लिए आपने, कौन सा आपने उनको फ्री बना के दी चीज? तो मारे भी तो है ना तार साहब, वो टीटीपी और वो आप आज भी मर रहे हैं, आज भी मर रहे हैं, कौन सा बच रहे हैं? अब आप चीमा साहब, पाकिस्तान में इंसान की जिंदगी की वैल्यू क्या है, मुझे ये भी तो बताएं ना। नहीं, लेकिन तार साहब हमने अल-कायदा को खत्म तो किया ना अमेरिका में। दो चीजें चीमा साहब, दो चीजें। जब आप आग से खेल रहे हो, जब आपसे आग से खेल रहे हो, रोजाना लोगों को आग लगा रहे हो, जब आपके कपड़ों को आग लग जाए, तो आप दुनिया को किस तरह बताएंगे जी ये आग मुझे लग गई है तो मुझे बचाएं? अब आप किस तरह बताएंगे? ये आज आग आपने मैन्युफैक्चर की है और वो आपके गले पड़ चुकी है। लेकिन उसमें बात, एक और बात है चीमा साहब, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, आप में विल मौजूद नहीं है। आपने अफगानिस्तान की सारी इंक्लूडिंग तालिबान और टीटीपी और फलानी लश्कर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके ऊपर आपका एड्रेस नहीं है? आप उसको सबसे, उन चीजों को हैंडल करना सबसे बेहतर आप जानते हैं, सबसे बेहतर। जो मिस्त्री बिल्डिंग बनाता है उसे पता होता है कि इसकी छत की क्या मैंने ये इसके पिलर्स किस तरह खड़े किए। अब आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस में कि पैसे दो हमें आके, अब कहते हो अमेरिका को आके पैसे दो हमें बचाओ, पैसे। आज भी आप डॉलर मांग रहे हैं, आप अमन नहीं मांग रहे उनसे, आप अपने लोगों की जिंदगियां नहीं मांग रहे अमेरिका से, आप डॉलर मांगते हैं। और वो डॉलर पाकिस्तान पहुंचते भी नहीं चीमा साहब, ना आईएमएफ के डॉलर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अगर अमेरिका आपको पैसे और देता है, एक डॉलर नहीं पहुंचेगा वहां। आपके डिसीजन मेकर तो सारे लंदन और टोरंटो बैठे हैं,
सबके बच्चे यहां हैं चीमा साहब, आप किस तरह बच पाएंगे इनसे? टीटीपी खतरा नहीं है चीमा साहब आपके लिए अफगानिस्तान और भारत और कोई दूसरा कंट्री खतरा नहीं है। करप्ट पाकिस्तानी दे आर डेंजर फॉर पाकिस्तान। आपका खतरा आपके पाकिस्तान के अंदर बैठा है, दो पासपोर्ट लेके बैठा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि जिन लोगों की 100 रुपया सैलरी है उनको 100% टैक्स आए हैं, जिनकी 1 लाख सैलरी है या 10 लाख सैलरी है उनको 4-4, 10-10% टैक्स आए हैं। डॉक्टर साहब कहा जा रहा है पाकिस्तान में जो दूध है वो बर्तानिया और यूरोप से भी महंगा हो गया है। डॉक्टर साहब पाकिस्तानी लोग इतना महंगा दूध पी सकते हैं जितना हुकूमत जो महंगा कर रही है? चीमा साहब ये कल की खबर थी। और ये जो टैक्सेशन पे भी बात कीजिएगा, ये जो टैक्सेस बहुत हाई लगा दिए उन्होंने। चीमा साहब वो टैक्सेस ये पाकिस्तानियों ने नहीं लगाए, ये तो अमेरिकन ने टैक्स लगाए हैं आपके ऊपर। आपको किसने कहा कि आपके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है? ये अमेरिकन ने टैक्स लगाए हैं क्योंकि आपकी रूलिंग एलीट को अमेरिकन ने पैसे देने हैं, तो टैक्स कलेक्टिंग तो वही करेंगे ना। कल की खबर ये थी कि कराची में दूध फ्रांस से ज्यादा महंगा हो चुका है। फ्रांस इस वक्त, मैंने आपको कहा था कि इस वक्त जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में वो लोग सरवाइव कर पाएंगे आज जो कर रहे हैं जिनकी इनकम डॉलरों और पाउंडों में है। पाकिस्तानी रुपए के साथ पाकिस्तान में सरवाइव करना इस वक्त इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और आपके ऊपर टैक्स अमेरिकन से लगाया है। आप बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उन बेचारों के हाथ में क्या है? हाँ, उनके हाथ में क्या है? डॉलर वो लेंगे, अमेरिकन से डॉलर वो रिसीव करेंगे, आपके जो रूलिंग एलीट है जो कुछ भी है उसमें, लेकिन ये कि टैक्स आप देंगे। गुर्दों की आपके एक गुर्दा तो पहले निकाल लिया गया है, दूसरे गुर्दे पे निशानी है इस वक्त। अब देखें कि वो दूसरा गुर्दा किस तरह निकलता है। चीमा साहब आपने और मैंने कहा था कि कीनिया बनेगा पाकिस्तान, ये कहते थे ना जी कीनिया के, आपने भी ये कहा था कि कीनिया के लिए बाहर निकलेंगे, निकले ये निकलने की सलाहियत रखते हैं। डॉक्टर साहब 400 रुपए लीटर जो है वो दूध मिल रहा है, लोग बाहर ही नहीं निकले। डॉक्टर साहब फिर मैं तो पैसा बहुत है, यही वजह हो सकती है डॉक्टर साहब, और क्या है? लोग कहते हैं नो प्रॉब्लम, जो करना कर लो। चीमा साहब आप और मैं जो बात कर रहे हैं, फ्रांस का रेवोल्यूशन आज से 200 साल पहले इसी वजह से आया। इतनी रेवोल्यूशन वाली गाल ही कोई नहीं डॉक्टर साहब, आपके खून में नहीं रेवोल्यूशन, नॉट अ सिंगल प्रोटेस्ट। चीमा साहब देख, फ्रांस का रेवोल्यूशन इसी इन्फ्लेशन की वजह से आया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से आया था, रूलिंग लीड और जनरल मैसेज के खिलाफ डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यही एक फाउंडेशन होती है फॉर द रेवोल्यूशन। हाँ, क्यों नहीं आपके आ रहा डीएनए मैटर्स? क्यों नहीं आ रहा? माजी में आप कभी पठानों के सामने खड़े हुए? आपकी बीमारी सुबह क्या है? सुबह कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप टर्किश बन जाते हैं। आप अफगानों, पठानों, टर्किशों के सामने खड़े हुए थे आप, जो आज आप अमेरिकन आईएमएफ के सामने खड़े होंगे? क्योंकि दर हकीकत फैज अहमद फैज फरमा गए थे, उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। अब कितना चलेगा? मैंने आपको बताया कि आपके थिंक टैंक वॉशिंगटन डीसी में आपकी एक्सपायरी डेट 2030 बता रहा है, कोई 2035 बताता है। और लेकिन मेरे ख्याल में जो जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब के इरादे हैं, मेरा ख्याल है 2030 से भी शायद पहले आ जाए। देखें, मैं अगले दिन मैंने कई आर्टिकल पढ़े हैं, कहते हैं जी ये अभी तक वो ट्वीट मौजूद है, गद्दार कौन है। देखें, मैंने अगले दिन, मुझे मजबूरन, मैं इतना उसको दोबारा कुरेदना नहीं चाहता था, मेरे लिए बड़ा पेनफुल था बांग्लादेश का सेपरेशन होना उनका। मैंने बड़ी डिटेल के साथ मुजीबुर रहमान की फिर दोबारा पूरी एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उनका पूरा करैक्टर पढ़ा। अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान के साथ कंपेयर करना गद्दारी के जुमरे में आता है, लेकिन किसी ने तवज्जो दी है? दे पा रहा है तवज्जो? दे पा रहा है? मैंने 6 नुकात पढ़े हैं चीमा साहब मुजीबुर रहमान के, जिसके अंदर कहते थे कि जी उसने बिल्कुल बगावत कर दी। 6 उसमें ठीक, मैं एग्री करता हूं। उसने कहा था फौज हमारा अपना मलेशिया होना चाहिए, हमारे टैक्सेस अपना सिस्टम होना चाहिए। आपके ग्रिड स्टेशनों के ऊपर जो हमले हुए हैं, क्या ख्याल है वो चीमा साहब उसके जुमरे में नहीं आते? बार बार ये कहा जाता है कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। वो हाउ डेयर दे से दैट? हाउ डेयर दे से दैट कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, कब्जा करेंगे? कोई है पूछने वाला उनसे? फिर उसके बाद देखें बगावत किसको कहते हैं। उन्होंने अब वो आपके पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर पर्चे देना चाहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट उनके ऊपर पर्चे देना चाहती है।
यहां तक डिस्कस हो रहा है कि अडयाला जेल पंजाब में आती है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है। चीमा साहब ये कंट्री है, तार ये साहब वो गवर्नमेंट। सीएम खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है कि जो साबिक आर्मी चीफ बाजवा गद्दार है, वो तो उन्होंने कल वो नारे लगा दिए हैं। तार साहब इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत बड़ी बहादुरी कर रहे हैं, बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, बहादुरी नहीं है, आपकी रियासत कमजोर है, आपकी स्टेट लेट चुकी है, और लेट नहीं चुकी, सिसक रही है, सिसक रही है। दुख के साथ मैं कहता हूं कि मेरा वतन अजीज जो है बहुत उसके हालात खराब, बहुत हालात खराब। और जो खाना जंगी आपने शुरू कर रखी है चीमा साहब, इन हालात के अंदर पाकिस्तान का फ्यूचर और सर्वाइवल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं ढूंढता हूं, कोई मुल्क ढूंढता हूं जिसका आपके साथ कंपैरिजन कर सकूं। मैंने श्रीलंका के साथ करने की कोशिश की, वहां तालीम बहुत ज्यादा है, छोटा सा कंट्री है, उनकी लोकेशन है, उनका तालीम याफ्ता होना, उससे मायूस होकर कीनिया की तरफ अगले दिन देखा कि शायद वहां पे जो लोगों ने बड़ी मुश्किल से, कहते सुरंगों से अपने उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन उन्होंने बचाए, लेजिस्लेशन बचाए, उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैं तो खुद हैरान हूं चीमा साहब, आपके कंट्री नजर आए जिसका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करके पाकिस्तान का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सके। आई वुड लव टू हियर दैट। मैं वो देखने के लिए मुझे ख्वाहिश है इस चीज की, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था ताड़ साहब तुझे दुखी बड़े नजर आउंदे हो कि बड़े हर वे टची रहंदे हो पाक। मैं क्या की करा, बीमारी उत्थे पैदा होया सा, जबान उसकी बोलता हूं, कपड़े उसके पहनता हूं मैं। चीमा साहब मुझे 35 साल हो गए, मेरे ख्याल में 35 साल की आधी रातें ऐसी होंगी कि रात को मैं ख्वाब पाकिस्तान के देख रहा हूं, मैं पाकिस्तान में होता हूं ख्वाब में। तो फिर उसमें मैं दुख हो, मुझे जज्बाती होने का भी हक मौजूद मेरे पास नहीं है। कर तो मैं कुछ नहीं सकता, कर तो जो आप रह रहे हैं वहां पे चीमा साहब आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं अफसोस के साथ कहूंगा, अब तो दुआ और बद दुआ मांगने से भी डर लगता है, खुदा ने अबेंडन कर दिया है। आपकी नहीं सुन रहा खुदा, 76 साल से नहीं सुन रहा, 76 साल से। और मैंने बार बार शर्म दिलाने की कोशिश की है कि लाहौर बॉर्डर से दूसरी तरफ दूध की नहरें चल रही हैं, उनको ही देख लो यार, तुम्हारे साथ के हैं। कल परसों मुझे किसी मुसलमान, भारतीय मुसलमान ने ट्वीट किया, उसने कहा वी आर ग्लैड वी डिड नॉट गो टू पाकिस्तान इन 1947। उसने कहा शुक्र है खुदा का कि हम 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। ये कल किसी भारतीय मुसलमान ने मुझे ट्वीट किया है, मुझे मैसेज किया है ट्विटर पे। मैं क्या जवाब दूं कुछ ऐसा। लेकिन चले, मैं कहते किन से बात करें, सबको पता है, जो कोई भी हम नई बात नहीं कर रहे। हर बच्चा जो कि जिसके हाथ के अंदर स्मार्टफोन मौजूद है उसको पता है कि हमारी किस्मतों के फैसले कहां हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है, सबको पता है। फराडी, धोखेबाज। बिलावल की आप बात कर रहे हैं, बिलावल ने क्या बात किसी को करनी करानी चाहिए साहब, जिसको खुद अभी उर्दू नहीं आती, जिसको खुद नहीं पता, वो तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। वो तो सिंध में जाता है, $2,000 के शूज पहन कर जाता है फ्लड वालों को देखने के लिए, उन्हें क्या पता है। हेलीकॉप्टरों से, जहाजों से जाने वाले लोग, उन्हें क्या पता है कि इस दुनिया में क्या पक रहा है। मैंने कई दफा आपको कहा है कि दूसरी साइड पे देखें, जो इस वक्त गांधी है उनका दूसरी साइड पे, उसकी मां भी इटालियन है साहब, राहुल गांधी, उसकी मां भी इटालियन है। पैदल चला है वो 3,000 किलोमीटर इंडिया के अंदर, हर गांव में गया है। आपके पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर मौजूद है आज जो पैदल चल के जाके पाकिस्तान जोड़ाई यात्रा कर सके? आज है कोई ऐसा? माइका लाल, जिस तरीके से इनके लिए स्पेशल ट्रेलर बनाए जाते हैं, जो इनके साथ जो चलो चीमा साहब इस पे खैर क्या करना है, ये मेरा तो एक अलमिया है, दुख है, एक सानिया है मेरे लिए। पाकिस्तान एक मेरे लिए सानिया है चीमा साहब, लेकिन इस पे क्या बात करें। लेकिन देखें इस वक्त अगर दुनिया की दूसरी चीजें, जो दो और टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे थे चीमा साहब, उस पे एक तो खासकर जो लंदन में इस वक्त, जो इंग्लैंड में एक चेंज आई है चीमा साहब वहां पे, और बाबा जी भी आपके खड़े हो गए, वो कहते हैं मैं तो लड़ना ही लड़ना, जो करना कर लो। मुझे तो लगता है साहब के लिए इजी केक है वो इस वक्त। चीमा साहब ने डैमेज कंट्रोल शुरू है इस वक्त। हो क्या रहा है, 3-4 सिनेरियो आपको बताना चाहूंगा। एक तो इस वक्त बाबा जी ने कल डैमेज कंट्रोल पे एबीएस के ऊपर, एबीसी के ऊपर इंटरव्यू दिया है। वो टोटल डैमेज कंट्रोल था, उनके मर्जी का। जॉर्ज स्टेफलापस जो है उनका वो था इंटरव्यू लेने वाला, जो कि हार्डकोर डेमोक्रेट है।
एबीसी तो इस तरह ही समझ लें कि डेमोक्रेट पार्टी ही ओन करती है उसको, CNN भी उनका था, ये भी उनका था। और ये क्यों पिक किए जाते हैं? पिक इसलिए किए जाते हैं कि कट एंड पेस्ट कर लिया जाए इंटरव्यू को, बाबा जी जहां से थुड़क रहे हैं वहां पे कैमरा बंद कर दिया जाए, मर्जी के मीठे मीठे से सवाल पूछे जाएं, बाबा जी को तैयारी करा के सवालों के जवाब लिए जाए। तो ये कल डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया है, लेकिन उसमें भी एक फनी बात बहुत निकली है। जॉर्ज ने 2 दफा उस क्वेश्चन को रिपीट किया है कि बाबा जी आप अपना मेडिकल टेस्ट करा के पब्लिक करेंगे? तो बाबा जी उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। उनका मैं तो टीके लगा कर, तो ज़ाहिर है उसका मतलब तो यही था कि मैं टीके लगा के आता हूं। अब उसमें जो फनी बातें हैं, उसमें से कई फनी, ये एक चीमा साहब, अमेरिका के अंदर जो बाइडेन हैज बिकम अ नेशनल एम्बैरेसमेंट। उसकी वजह क्या है कि चीमा साहब इसको प्रेसिडेंट पुतिन भी देख रहे हैं और इसको प्रेसिडेंट शी भी देख रहे हैं। इनको दुनिया की ताकतें देख रही हैं और वो इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 4 साल से उठा रहे हैं। और उसमें चीमा साहब जो इन्होंने मजाक किया है, बाबा जी, इन्होंने कहा जी मेरे जैसा फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट कोई मिल सकता है दोबारा दुनिया में? और फॉरेन पॉलिसी ये है कि जब से बाबा जी आए हैं दुनिया तीसरी आलमी जंग के दाने पे खड़ी है। दुनिया की हर जंग का जो एड्रेस है वो व्हाइट हाउस का है, हर जंग। तो बाबा जी ने कल चैलेंज किया है कि मेरी जितनी फॉरेन पॉलिसी पे एक्सपर्टीज है किसी भी डेमोक्रेट पार्टी के अंदर किसी दूसरे कैंडिडेट के पास नहीं हो सकती। फिर बाबा जी ने दूसरा साथ ही बयान ठोक दिया कि जाबें मैंने क्रिएट की है। हालांकि पूछा जाए तो बाबा जी जॉब्स के स्पेलिंग नहीं आते होंगे। तीसरी उन्होंने कहा जी देखिए मेरे जो बाइडेनॉमिक्स, जिस तरह कहते थे ना, हम यहाँ पे पढ़ते थे रेगन के बारे में, रेगनॉमिक्स या क्या कहते थे उसको, जो लफ्ज था एक रेगन का, के उन्होंने टैक्स कट के हवाले से उनकी बड़ी पॉपुलर चीज थी जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी कि दुनिया के 16 जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा तुम्हारे सेकंड टर्म के अंदर बाइडेन जो है अमेरिका में दूध की नहरें चला देगा। ये भी उन्होंने फरमा दिया। और फिर तीसरा बड़ा सीरियस होकर उन्होंने आगे होकर कुर्सी से बढ़ के उन्होंने कहा मैंने नेटो को इकट्ठा किया हुआ है, नेटो मैंने बनाई थी। दर हकीकत उनका फिर कहते जापान का बजट डिफेंस पे इंक्रीज मैंने कराया है। ये सारी चीजें उन्होंने कही है। बार बार वो जो है लफ्ज उनका एक पेटेंट लफ्ज है लोक हर फिक्रे के बाद लोक कहते रहे। दुनिया देखती रही है कि क्या हो रहा है। चीमा साहब उसमें उन्होंने नया इल्जाम लगाया है कि CNN ने मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया था। CNN की जुर्रत है कि सिटिंग डेमोक्रेट प्रेसिडेंट का वो माइक्रोफोन बंद कर दे। एक शर्त आपकी मानी गई थी, आप पब्लिक के सामने नहीं बोलना चाहते थे, स्टूडियो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बोलना चाहते थे, वो भी मानी गई। और आज आप कह रहे हैं कि मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया। दूसरा, एक देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि बाइडेन साहब कहते हैं मुझे जेट लैग था, कभी कहते हैं मुझे ठंड लग गई थी। वो एक खातून उन्होंने व्हाइट हाउस पे रखी है कि यूजलेस किस्म की वो देती है रोजाना ब्रीफिंग, वो किसी और पेज पे है, ये किसी और पेज पे है। दुनिया अब जो 3 यहाँ पे मफरूजे उड़ रहे हैं, दुनिया अब कहती है, मैं तो खैर उसको मानता नहीं, कहते हैं जी गवर्नमेंट जिल बाइडेन चला रही है, जो इनकी वाइफ है वो चलाती है। और एक और इनका एड है जो बड़ा बहुत पिछले कई सालों के इनके साथ है, हिस्पैनिक अमेरिकन है, वो सुना है हर चीज वो फैसले वो करता है। और तीसरा हंटर बाइडेन है, उसकी एक खैर उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि हंटर बाइडेन ने अब सरकारी मीटिंग्स में बाप के साथ बैठना शुरू कर दिया। तो मैं जो कहता था, और कैबिनेट जो मैं शवाहिद मौजूद है, जो मेरे नजर में था कि गवर्नमेंट ओबामा चला रहे हैं मिल के जिल बाइडेन के साथ। लेकिन इस वक्त ये दुनिया ने देख लिया है कि गवर्नमेंट इज नॉट रन बाय जो बाइडेन। जो बाइडेन आज भी अपना फिक्रा मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं रखते। आज भी 4 जुलाई पर उन्होंने लोगों को व्हाइट हाउस के अंदर वेलकम किया और वहां पे भी वो फिक्रा पूरा नहीं डिलीवर कर पा रहे थे। माइक्रोफोन उनके हाथ में था। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे अक्सर मैं देखता हूं, कहता ट्रैफिक तो खत्म हो गई, कहता मेरे दौर के अंदर कहता ट्रैफिक कंजेक्शन खत्म हो गई, बिल्कुल ट्रैफिक है ही नहीं। हालांकि जिस शहर में रहते हैं 495, वहां की बेल्टवे का नाम 495 है। लॉस एंजलिस के बाद, कैलिफोर्निया के बाद दुनिया की सबसे बदतरीन बेल्टवे वो है। और मैं हैरान होता हूं कि सुबह जाते हुए भी जो फेडरल वर्कर हैं 2.5 घंटे ट्रैफिक में फंस के जाते हैं, शाम को निकलते हैं तो 2-2.5 घंटे ट्रैफिक में फंस के निकलते हैं। और बाबा जी अंदर फरमा रहे हैं कि ट्रैफिक मेरे दौर में ट्रैफिक खत्म हो गई, ट्रैफिक है ही नहीं। और वजह उसकी ये है कि चीमा साहब 1960 से आज तक कोई नई एक सिंगल हाईवे अमेरिका के अंदर नहीं बनी।
एक सिंगल नया एयरपोर्ट अमेरिका के अंदर नहीं बना। आप जब भी दुनिया से वापस आते हैं, किसी एयरपोर्ट पे उतर जाए, चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप दुनिया से 50 साल पीछे हैं। चाहे वो डलस हो, चाहे JFK हो। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि लिबरल माइंडसेट इतना क्रेजी हो चुका है यहां पे, कंट्री इतना डिवाइडेड है। कल 4 जुलाई पे के जुलूस निकले हैं 4 जुलाई के खिलाफ, जिसमें ओपनली डेथ टू अमेरिका कहा गया है। ओपन अमेरिका के झंडे जलाए गए हैं 4 जुलाई पे अमेरिका के। और दूसरा मेरे ज़हन में ये क्यों आई है बात, उसकी वजह ये है कि डेली बेस पे ये खबरें आती हैं, फलां जहाज का दरवाजा खुल गया, पहिए गिर रहे हैं, जहाज के अंदर लड़ाइयां हो गई हैं। और एयरफेयर को इतना महंगा कर दिया गया है कि यहां से कैलिफोर्निया का टिकट पाकिस्तान, अमेरिका से पाकिस्तान जाने के टिकट से ज्यादा महंगा है। और उसकी इंटेंशनली ये किया जा रहा है ताकि लोग बसों पे, ट्रेनों पे या खोतों पे, साइकिलों पे चढ़ना शुरू हो जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी स्पीच में कह चुके हैं। ये मेरी अकेले की ओपिनियन नहीं है, मेरे अकेले, ये गवर्नमेंट का अपनी एक पॉलिसी है। दुनिया चांद पे जाके चीजें बनाने की कोशिश कर रही है और ये अमेरिका गधों पे वापस जाना चाहता है। और ये लग रहा है कि जिस स्पीड से कर रहे हैं ये डिलीवर करेंगे, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 18 मिलियन, ये मेरे नंबर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के हैं, कि बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर बाइडन के 4 साल में 18 मिलियन से ज्यादा इलीगल बंदा एंटर हो चुका है। और फ्यूचर के अंदर जब ये इनको लीगलाइज करेंगे, अमेरिका विल बिकम वन पार्टी। और वो पार्टी क्या होगी? और अमेरिका होगा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका। दिस इज व्हाट दे वांटेड इट, एंड मेरे ख्याल में दे हैव सक्सेसफुली अचीव देयर टारगेट। कुछ सालों की बात है, जब इनको लीगलाइज किया जाएगा। अब कब करते हैं इस पे, न्यूयॉर्क के सेनेटर जो है उन्होंने रेजोल्यूशन पेश कर दिया है कि ग्रीन कार्ड पे लोगों को वोट देने का हक दिया जाए। और वो कब रेजोल्यूशन, देखे ना, डायलॉग तो शुरू हो चुका है, आज नहीं 2 साल 3 साल बाद वो रेजोल्यूशन पास होगा। इनको ग्रीन कार्ड बांटे जाएंगे 18 मिलियन लोगों को, और उसके बाद रिपब्लिकन जो है आपको सिर्फ चंद स्टेटों में मिलेंगे। वो फिर आप देख ही रहे फ्यूचर। और उसके बाद दुनिया का क्या बनेगा ये भी आप देख रहे हैं। अमेरिका की जो फ्री फॉल के बाद दूसरा जो आपस में युद्ध लगाएंगे वो रशिया और चाइना लगाएंगे, क्योंकि वो फ्रेनेमी कहते हैं, वो भी फ्रेनेमी है, फ्रेंड्स भी हैं, एनिमी भी हैं दोनों। ये सोचना नहीं चाहिए। उनका अलायंस बन चुका है, बल्कि SCO के अंदर ये देखा जा चुका है उनकी आपस में खींचातानी है वैक्यूम फिल करने के लिए। जो रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड, रशिया घबराता है कि हमारे करीब ना आ जाए। रशिया को इस वक्त 2 घबराहटें हैं, एक तरफ से नेटो की मेंबरशिप्स की घबराहट से उनको, और दूसरी तरफ से उनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाहते हैं हमारे बैकयार्ड में ये ना आए। तो वो ये वैक्यूम इस पे शुरू होगा और देखिए किस तरह होता है। अब तीसरी चीज चीमा साहब जो नई हुई है लंदन के हवाले से, कि उसमें मैं उसको बताना चाहूंगा मैंने उसमें से क्या लर्न किया है। जी चीमा साहब, लर्न ये किया है जो मैं समझता हूं कि उनका आज भी फ्यूचर है, क्योंकि उनके ऋषि सोनक ने उनकी रेजिडेंस के बाहर खड़े होकर कहा कि आई एम सॉरी। दूसरी उन्होंने कहा कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत का फ्यूचर वहां पे मौजूद है। हाँ, हिस्ट्री ये बनी है कि वहां पे 650 सीटों में से 321 सीटें हिस्ट्री पहली दफा लेबर पार्टी ने ली हैं। उसमें से 412 सीटें, 650 सीटें थी टोटल, 412 उसमें ली है। और कंजर्वेटिव जो है उन्होंने 121 ली है, टोरी पार्टी ने। और उसके बाद चीमा साहब, रिचमोंड डिस्ट्रिक्ट था, ऋषि सोनक का अपना डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी मुश्किल से सीट बचा सके हैं। 4 पुराने वजीर आजम बरतानिया के अपने हलकों के अंदर टोरी पार्टी के वो अपनी सीटें लूज कर गए। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। उसके बाद चीमा साहब 26 से 29 भारतीय आए हैं, 4 पाकिस्तानी आए हैं। पहली दफा लेजिस्लेशन जो उनकी है बॉडी, उसके अंदर 87 एथनिक मेंबर हैं, वो आए हैं। सबसे ज्यादा जो मैं एक हमारे लिए कंजर्वेटिव्स के लिए था, मैं जिससे एग्री नहीं करता कि हमारे ट्रंप साहब ने नाइजल फराज को मुबारकबाद दी है
जो 8 दफा इलेक्शन हारते रहे हैं, लेकिन इस दफा जीत चुके हैं और उनकी पार्टी ने 4 सीटें ली हैं। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब जो थे उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी केयर स्टारमर को भी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं दी, उन्होंने नाइजल फराज को दी है। चीमा साहब, हिस्ट्री बार बार मैं समझता हूं कि उनका खैर फ्यूचर, जमहूरियत का फ्यूचर कहीं नहीं जाता। उनके लिए जो लेबर पार्टी है उनके लिए भी रोजेज नहीं है आगे। देखें इस वक्त जो सबसे बड़े मसले हैं उनके, एक तो आते ही उन्होंने कहा है कि हम रवांडा जो इन्होंने बनाया था कि इमिग्रेंट्स को भेजना, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसको वो रिजेक्ट करेंगे, उसको उसके खिलाफ वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हम अपने बॉर्डर्स को क्लोज करेंगे। इकॉनमी और महंगाई दूसरा सबसे बड़ा उनका इशू है। और तीसरा वो नेशनल वेल्थ फंड बनाना चाहते हैं स्टॉर्मर। अब देखें उसमें वो कितना कामयाब होते हैं। तीसरा, मैं ये यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि चेंजेस उन्होंने की है, लेबर पार्टी को सेंटर में लाने की कोशिश की है उन्होंने, केयर स्टॉर्मर ने। अब देखें वो कितना अरसा ये चीजें मेंटेन कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात ये इस वक्त सबसे बड़ा। और दूसरा उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम उनका इस कोलैप्सिंग, उसको उन्होंने वादा किया है कि हम इसको चेंज करेंगे, नेशनल जो वेल्थ फंड बनाएंगे और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाकर हम अपनी इमिग्रेशन को रिफॉर्म करेंगे, प्राइवेट स्कूलों पे टैक्स लगाएंगे। तीसरी उनकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि वो ईयू के साथ, अब वो जाहिर है ब्रेक्सिट को तो अनवाइंड नहीं करने की प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन ईयू के साथ वो कहते हैं हम अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, उनके साथ चलेंगे। फ्री ट्रेड इंडिया के साथ हम जो है वो जो जहां छोड़ा गया था उसी को साथ लेकर आगे चलेंगे। अब जो मैं इसमें आगे भारत के हवाले से कहूंगा कि किस तरीके से वो सेंटर में लेकर आए हैं सारी चीजें। यहाँ पे अगर लेबर पार्टी को डिस्कस किया जाए तो जर्मी कॉर्बन का जो किरदार जो माजी में लेबर पार्टी के थे, वो कश्मीर के बहुत ज्यादा हामी थे और हमेशा इंडिया पर मुसलसल ह्यूमन राइट्स के चीजों के हवाले से अटैक करते थे। जर्मी कॉर्बन अपनी सीट इंडिपेंडेंट जीत गए हैं, लेकिन लेबर पार्टी ने उनको एक्सपेल कर दिया है। ये भी जो मैं इसको टॉर्मर जो इस पे उनकी एक्सपेल करने में भी उनका किरदार था और सेंटर में लाने का। और दूसरा, आखिरी हफ्ते जो केयर स्टॉर्मर हैं, अपने इलेक्शन के आखिरी हफ्ते में वो एक हिंदू टेंपल में गए और वहां पे उन्होंने जाके भारतीय अपने वोटर्स और भारत के साथ अपने रिलेशनशिप का की गारंटी दी उन्होंने। और इसी तरीके से वापस वो आगे चले। और मैं समझता हूँ, और होली और दिवाली में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करके उन्होंने अपने आप को सेंटर में लाने की कोशिश की है। देखें माजी के अंदर दो चीजें जो भारत को एतराज था इंग्लैंड के ऊपर, लंदन के ऊपर, कि कश्मीर और खालिस्तान पे उनका स्टैंड जो था वो भारत के साथ अलाइंड नहीं था, बल्कि खालिस्तान के हवाले से जो लंदन में वो जो झंडा चढ़ा था, जलाया था, किया था, जो तोड़ा था, वो सारी दुनिया ने देखा था। मेरे ख्याल में ये जो स्टॉर्मर है ये चीजों को इम्प्रूव करने की ख्वाहिश रखते हैं। अब कर पाते हैं नहीं पाते हैं। अपहिल बैटल फॉर नॉट ओनली यूके, अपहिल बैटल फॉर द एंटायर यूरोप मैटर फैक्ट, इकोनॉमी स्ट्रगलिंग और इमिग्रेशन क्राइसिस और बॉर्डर ब्रोकन। जिस तरह के अमेरिका के बॉर्डर ब्रोकन है, वहां भी हालात इसी तरह के हैं। पूरे यूरोप को जो इलीगली इमिग्रेंट हैं उन्होंने यरगमाल बना रखा है। जब तक इन चीजों को हैंडल नहीं करेंगे, दे वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। अब देखें हेल्थ केयर के ऊपर भी तो बर्डन यही इनलीगल लोगों का होता है, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं और अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, अनकाउंटेड होते हैं। अब वो किस तरह ये इसको केयर जो है वो कर पाएंगे स्टॉर्मर, इसको हैंडल। ये इस अपहिल बैटल मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब। सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ा मज़ा आया आज। बहुत सारे टॉपिक्स हमने किए, काफ़ी दिनों के बाद बात कर रहे थे, और देखते हैं कि ईरान की लीडरशिप क्या करती है। बरतानिया में नई लीडरशिप है, फ्रांस में भी आपको पता है मैक्रोन साहब जो हैं वो अपनी पार्लियामेंट में पावर खो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं। हर तरफ तब्दीलियाँ ही तब्दीलियाँ हो रही हैं। ये तब्दीलियाँ इंटरनेशनल सिस्टम को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट एनीहो, थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।